जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अतुल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन। 20वीं शताब्दी में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत एक संगठन था, भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसमें जो सबसे पहला आंदोलन हुआ था वो असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, क्या इसके परिणाम हुए थे, इसके विषय में क्या टिक्का टिप्पणी हुई थी, वो सारी बातें आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों चीज आती है हमारे पास कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। हिंदी में इसका जब आप अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ आएगा असहयोग आंदोलन। जब असहयोग आंदोलन को देखते हैं तो ये क्यों हुआ था, क्या कारण था, तो हमें इसका थीम देखना चाहिए। और थीम के ऊपर जब हम पढ़ते हैं, थीम पे जाते हैं, तो हमारे सामने ये चीज आती है कि इसकी क्या डेफिनेशन बनती है। तो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 5th of September 1920। 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। 5 सितंबर 1920 से ये आरंभ हो गया था। with the aim of self government and obtaining full independence। आपको इसका जो उद्देश्य लिखा हुआ है इस पे ध्यान देना चाहिए कि सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता, इसके ऊपर गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले ये आंदोलन आरंभ किया। withdraw its support to British reforms following the Rowlatt Act of 21st March 1919 and the Jallianwala Bagh massacre of 13th April 1919। ये दो बड़ी घटनाएं हुई थी। घटनाएं तो और भी बहुत थी, लेकिन मुख्य रूप से विद्यार्थियों दो घटनाएं हुई थी जिनके कारण गांधी जी को या कांग्रेस को ये आंदोलन आरंभ करने के लिए विवश किया। वो दो घटनाएं कौन सी थी वो पढ़ेंगे हम कि एक तो था रोलेट एक्ट और दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये दोनों घटनाएं क्यों हुई थी, तो जब हम इनके विषय में देखते हैं तो हमें इसके पीछे के टाइम में जाना पड़ेगा। इतिहास का ये नियम है कि जब भी हम किसी घटना को पढ़ते हैं तो उस घटना विशेष को ध्यान में न रखते हुए उसके बैकग्राउंड को देखा जाता है। और इस आंदोलन की क्या महत्ता है वो आप नीचे पढ़ सकते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह पहला जन आंदोलन था। इसमें असहयोग की नीति प्रमुखता से अपनाई गई। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी और इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया था। जन आंदोलन एक मास मूवमेंट को बोला जाता है। क्यों मास मूवमेंट इसके साथ जुड़ गया था, और जब हम ये बात कह रहे हैं कि ये पहला जन आंदोलन था, तो विद्यार्थियों आप एक बात को ध्यान में रखें कि 1857 ईस्वी के अंदर जो आंदोलन हुआ था वो भी एक जन आंदोलन था, लेकिन 1857 के बाद परिस्थितियां बदली थी। और जब कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल बन गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता था, तो उस दल के तहत यह पहला आंदोलन। इससे पहले आपने जो कांग्रेस का निर्माण पढ़ा होगा और कांग्रेस के अंदर उदारवादी विचारधारा, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा देखी है और क्रांतिकारी विचारधारा देखी है। क्रांतिकारी विचारधारा तो दो स्तरों में चलती है, एक गांधी जी का ये आंदोलन और एक उससे पहले। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस अलग अलग विचारधारा के नाम पर बटी हुई थी, लेकिन उसके बाद 1916 के अंदर कांग्रेस एक हो जाती। इस पृष्ठभूमि को पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है कि हम सारे के सारे आंदोलन को बड़े आसानी से समझ पाएंगे। विद्यार्थियों दो चीजें आती हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो वो प्रथम विश्व युद्ध पूरे विश्व की एक ऐसी घटना थी जिसने सारी की सारी व्यवस्था को बदल दिया था। सारी व्यवस्था में, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था हो, सब कुछ बदला गया था। न केवल उन बड़े मुल्कों में जिन्होंने इसमें युद्ध किया था, अपितु उन स्थानों पर भी जहां पर उनके उपनिवेश बने हुए थे और वो उनके साथ जुड़े हुए। भारत भी उनमें एक था और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर इंग्लैंड के लिए
विशेष रूप से एक जो मास मोबिलाइजेशन थी वो बहुत जरूरी थी, जिसमें सेना की बहुत आवश्यकता थी। और उन्होंने सेना के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ये वचन दिया था, ये प्रॉमिस किया था कि युद्ध के दौरान, युद्ध के पश्चात वो भारतीयों को बहुत रियायतें दी। इन रियायतों के कारण ही कांग्रेस इनके साथ जुड़ी थी कि अंग्रेज ने बहुत बड़ा वादा किया है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग विश्व युद्ध में शामिल हुए। स्वयं गांधी जी ने भी इस युद्ध में अंग्रेज का साथ दिया। लेकिन जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय उन्होंने एक कानून बनाया था कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन नहीं करेगा, और बिना किसी अपील, वकील, दलील के सरकार किसी को भी जेल में भेज सकती है या आंदोलन कर सकती है। और ये नियम केवल युद्ध तक था। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद सरकार ने रोलेट एक एक्ट बना दिया, रोलेट एक्ट पास किया 21 मार्च 1919 को। और इस रोलेट एक्ट में भारत के अंदर वही व्यवस्था आगे तक करने के लिए उसको नियुक्त किया। तो भारत के अंदर एक जन आंदोलन चला इसके विरोध में। हर व्यक्ति इसके विरोध में हो गया कि युद्ध के दौरान ये ठीक था, लेकिन युद्ध के पश्चात इसकी आवश्यकता नहीं। और विद्यार्थियों, इसी रोलेट एक्ट के विरोध के अंदर पंजाब के अंदर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें जलियांवाला बाग, जिसको आप पढ़ते हो, हमने नीचे लिखा हुआ है जलियांवाला बाग मैसेकर। ये जलियांवाला बाग जब आप देखेंगे तो पंजाब में जब अमृतसर में आप जाते हैं तो हरमंदिर साहब के साथ ही ये जलियांवाला बाग स्थित है। और यहाँ पे डॉक्टर किचलू, जो एक नेता थे वहाँ पे क्रांतिकारियों के, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू वहाँ पर मौजूद थे, और वो भारतीयों को संबोधित कर रहे थे इस रोलेट एक्ट के विरोध में। और उस समय वहाँ पर जो जनरल डायर थे, जनरल डायर ने जब देखा कि भीड़ है बहुत ज्यादा, तो उन्होंने बिना चेतावनी दिए ही और वहाँ पर फायरिंग कर दी। और बहुत बड़ी संख्या में लोग जब वहां से भागे तो वहां पे कुएं थे, कुएं के अंदर लोग गिर गए, लोगों को गोलियां लगी, और एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड का विरोध भी बहुत ज्यादा हुआ, और यही दो बड़े कारण थे जो उसने गांधी जी को या इंडियन नेशनल कांग्रेस को असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए मजबूर किया। तो ये मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये घटनाक्रम चला था। तब हम जब हम इसको देखेंगे कि इसके क्या क्या कारण आते हैं, कॉजेज आते हैं, तो उस कॉजेज के अंदर भी आप ये अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। और सबसे पहली चीज आती है कि इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा था कि अंग्रेज ने भारतीयों के साथ ये वादा किया था कि वो विश्व युद्ध के बाद बहुत सी सहूलियतें प्रदान करेगा, न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि लोगों को भी बहुत सी सहूलियतें देगा। लेकिन उसकी ये घोषणाएं सच साबित नहीं हुई। नतीजा क्या हुआ कि लोग उनके विरुद्ध होते चले गए। इसमें एक कारण ये भी आता है विद्यार्थियों कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज ने सेना को डिसबैंड कर दिया, और बहुत से सिपाही जो विदेशों में लड़े थे उनको पद मुक्त कर दिया। और पद मुक्त होने के कारण वो अपने घर पे बैठ गए, उनका रोजगार चला गया, और वो भी फिर उस विरोध के स्वरूप इन आंदोलनों में शामिल होने लगे। दूसरा कारण आता है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इंडियंस विद द रिफॉर्म्स ऑफ 1919 एक्ट। 1919 का एक्ट जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे, उसमें जो सहूलियतें दी गई थी, उन सहूलियतों के विरोध में, वो सहूलियतें भारतीयों के तरफ से नहीं थी, वो सहूलियतें इंग्लैंड की तरफ से थी। तो उनको जो सहूलियतें दी रही थी उनके विरोध में लोग इकट्ठे हुए। यहाँ पे द्वैध शासन की बात की गई थी और जातीय भेदभाव की बात की गई थी। तो 1900 एक्ट का जो 1919 का एक्ट आया था, इसे ये माना जा रहा था कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारतीयों को बहुत कुछ सुविधाएं देने वाला है, और उसके लिए ये एक्ट पास हुआ है। लेकिन इस एक्ट के अंदर भी भारतीयों को अधिक सुविधाएं नहीं थी, बल्कि उनकी एकता को तोड़ा जा रहा था, और उनकी राष्ट्रीयता पर और उनके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा था। तो वो लोग उनके विरुद्ध हुए। तीसरी चीज आती है रिपोर्ट ऑफ हंटर कमेटी। ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी हुई है, जिसके कारण लोग उसके विरोध में हुए। फिर नेग्लेक्ट ऑफ द कांग्रेस रिपोर्ट। कांग्रेस की रिपोर्ट जब इसी
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आई थी, तो उस रिपोर्ट को माना नहीं गया था। तो लोग, कांग्रेस पर्टिकुलरली खिलाफ थी, लेकिन लोग इसके और ज्यादा विरुद्ध होते चले गए थे। इसी दौरान जो जनरल डायर था, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो हीरो था, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, वो हीरो अंग्रेज की तरफ से था, तो उसको इंग्लैंड में सम्मानित किया गया इस कार्य के लिए कि उसने पंजाब के अंदर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके लिए सम्मानित किया गया। तो लोगों में उसके प्रति आक्रोश फूटा और लोग उसके खिलाफ हुए। फिर एक और चीज पॉइंट आता है, खिलाफत आंदोलन। ये विद्यार्थियों, खिलाफत आंदोलन आपको समझने की जरूरत है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो टर्की का सुल्तान था, वो मुसलमानों का धार्मिक गुरु था। उसके विरुद्ध जब अंग्रेज की सेना जा रही थी, तो मिलके ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो अंग्रेज सेना इटली के ऊपर अटैक कर रही थी। जब अटैक कर रही थी, तो मुसलमान लोगों को ये लगा कि अगर अंग्रेज ने इटली को हरा दिया, तो उनके खलीफा के साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो उनके साथ भारत में हो रहा है। नतीजा क्या हुआ कि वो सारे के सारे मुस्लिम लोग उनके विरुद्ध हुए, और दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिया। तो उस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। यहाँ आप ये ध्यान रखें कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े दूरदृष्टा, वो बहुत आगे की सोच रहे थे। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस का समर्थन दिया खिलाफत आंदोलन को। कारण क्या था? इसका कारण ये था कि अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस जब आंदोलन करती है, तो उस कांग्रेस को मुसलमानों के सहयोग की जरूरत होगी, क्योंकि संपूर्ण रूप से जब तक किसी आंदोलन में लोग शामिल नहीं हो, तो वो आंदोलन खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, कच्चा पड़ जाता है। इसलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग दिया और मोहम्मद अली, शौकत अली बंधुओं को अपना समर्थन दिया। इसलिए जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, वो उनके विरुद्ध हो रहे थे। फिर आप पॉइंट पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन 1917, 1917 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव। यहाँ पे विद्यार्थियों, एक बड़ी विशेष बात है कि 1917 की जो रूस की क्रांति थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा। रूस की क्रांति समाजवादी क्रांति थी, और इस क्रांति के पश्चात रूस के अंदर समाजवाद की स्थापना हुई। लेकिन विशेष रूप से जब आप देखेंगे, तो ये एक श्रमिकों का आंदोलन था, ये एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, इसमें रक्त क्रांति नहीं हुई थी। जब व्लादिमीर लेनिन, ये आप अपने जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि जब 1917 ईस्वी की क्रांति होती है, इसके नेता व्लादिमीर लेनिन होते हैं, और वो श्रमिकों के हितों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। जब इन श्रमिकों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो समाजवाद की भी स्थापना करते हैं, और जार के शासन के विरुद्ध लड़ाई होती है। जार रूस के राजा को कहा जाता था। तो उस निरंकुश सत्ता के विरुद्ध जब ये लड़ाई होती है, तो रूस को विजय मिलती है, और एक वहां पे साम्यवादी सरकार का गठन हो जाता है। तो ये जो साम्यवादी सरकार का गठन होना है और निरंकुश राजा का समाप्त होना है, इसने भी भारतीय क्रांतिकारियों को, भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, उनको बहुत प्रोत्साहित किया, और वो अंग्रेज के विरुद्ध हुए, और उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा चीज क्या आ जाती है, अपोजिशन ऑफ रोलेट एक्ट। जो भारत के लोग थे, वो रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। अब विरोध किस लिए हो रहा था, जो मैंने पहले आपको बताया, उसका विरोध ये था कि जो अपील, वकील, दलील कोई भी जब उनको नहीं कर रहे, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, और सरकार किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती थी, जेल में डाल सकती थी, उसके विरुद्ध ये आंदोलन हो रहा था। तो रोलेट एक्ट का विरोध हुआ था। इसी विरोध के कारण, जैसे मैंने आपको जलियांवाला बाग की बात बताई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो रोलेट एक्ट का विरोध ही चल रहा था। फिर सत्याग्रह, जो गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया, उससे भी लोगों को ये चीज मिली। फिर ये जलियांवाला बाग ट्रेजिडी हो गई। उसके बाद आता है विद्यार्थियों, नेचुरल कैलेमिटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं आई। वो प्राकृतिक आपदाओं में क्या होता है, अकाल आता है और प्लेग आती है। उस दौरान भारी मात्रा में अकाल पड़े थे।
और इन अकालों को देखें तो 1870 से या 1877 से लेके और ये 20वीं शताब्दी तक बड़ी मात्रा में यह अकाल पड़े और इन अकालों के कारण प्लेग की बीमारी भी फैली। इससे न केवल लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 1.5-2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और उनका पशुधन भी समाप्त हो गया था। पशुधन का अर्थ होता है कि जिन पशुओं के कारण उनकी जो सरकार चल रही थी, जिन पशुओं के कारण जो उनके खेती-बाड़ी के खेती-बाड़ी में काम आते थे, उन पशुओं की मृत्यु हो रही थी और किसानों को कुछ भी मिल नहीं रहा था और सरकार उनके पक्ष में कोई भी पक्ष नहीं ले रही थी, इसलिए वो लोग थे वो भी उनके विरुद्ध हो रहे थे। फिर आता है गांधी जी's डिसबिलीफ इन ब्रिटिश। ये वो महात्मा गांधी थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज की सहायता की थी, लेकिन उनकी जब ये सारी चीजें देखी, उनकी नीतियां देखी, तो उन नीतियों के कारण गांधी जी का भी अंग्रेजों में अविश्वास हो गया और उस अविश्वास के कारण गांधी जी आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए। ये इसका एक कारण आता है। फिर आता है मुस्लिम सपोर्ट टू गांधी जी। जब गांधी जी को देखिए, यहाँ विद्यार्थियों आपके पास एक चीज आती है कि जब गांधी जी ने पहले सहयोग दिया था खिलाफत आंदोलन को, तो यहाँ पे फिर उनको मुसलमानों का भी सहयोग मिलता है। इससे ये प्रमाणित होता है हमारे पास कि गांधी जी कितने बड़े दूरदृष्टा थे कि वो इनका समर्थन लेना चाहते थे, तो पहले उन्हें अपना समर्थन दिया। फिर आपके पास आता है डिसीजन टू लॉन्च द मूवमेंट। इस आंदोलन को आरंभ करने का डिसीजन लिया गया और कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया जो सितंबर 1920 में हुआ कलकत्ता में। और लाला लाजपत राय जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन्हें अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के उस समय में, और उन्होंने वो सेशन चेयर किया था। उनके चेयर करने के ऊपर जब ये वोटिंग हुई कि ये आंदोलन आरंभ किया जाए या ना किया जाए, तो एक दूसरे क्रांतिकारी हुए हैं CR दास, चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट। उन्होंने इस आंदोलन के विरोध किया और जब वोटिंग हुई इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अंदर, तो ये आंदोलन आरंभ करने के लिए 2728 लोगों ने अपना वोट डाला और 1855 लोगों ने इसका विरोध किया। तो न बहुमत किसका हुआ, ये आंदोलन किया जाए, और गांधी जी ने ये आंदोलन किया और इसके लिए जो प्रोग्राम्स बनाए, तो वो पूरे मूवमेंट के प्रोग्राम बनाए। सारे नेताओं ने, स्वयं गांधी जी तक, सभी सभी ने देश का दौरा किया और देश के दौरे के साथ साथ और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसके अंदर अपनी पदवियां त्यागने की बात की गई, सरकारी नौकरियां छोड़ने की बात की गई, सरकारी स्कूल छोड़ने की बात की गई। ये बहुत बड़े प्रस्ताव रखे गए और उसके कारण ये आंदोलन आरंभ हुआ। और जब आंदोलन आरंभ हुआ था, उसकी अगर हम चीज देखते हैं तो विद्यार्थियों, ये मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ। तो ये साइमन कमीशन जब आया था, ये साइमन कमीशन के भी वो आएगी वापिस जाने के लिए, ये वो आंदोलन चल रहा था। और एक ये गांधी जी उस आंदोलन को जब ये वो कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं आंदोलन को, तो ये गांधी जी, साइमन कमीशन उस समय नहीं आया था, ये दूसरा कोई चित्र था। और ये जो गांधी जी उस असहयोग आंदोलन को देख रहे हैं, ये चीज आती है। तो ये विरोध के जो कारण था, ये आगे चीज आती है। ये हमारे लिए पिक्चर नहीं है, क्योंकि ये दूसरी पिक्चर है। तो यहाँ से गांधी जी को हम देख रहे हैं कि वो आंदोलन को कैसे संबोधित कर रहे हैं और किस तरीके से भीड़ जमा हो रही है। तो ये हमारे आंदोलन की एक, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हम आगे बढ़ रहे थे। अब इसमें नॉन कोऑपरेशन जब ये शुरू हो जाता है, तो इसमें प्रोग्राम इसका जब शुरू होता है, इसका जब ये आगे बढ़ता है, तो उसमें क्या चीजें आती हैं, तो ये आपके सामने है। सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी पोस्ट। जो ऑनररी पोस्ट थी, लोगों के पास पदवियां थी, उन पदवियों को त्यागना, और जो उन्हें जो टाइटल्स मिले हुए थे, इनमें रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपना टाइटल त्यागा और महात्मा गांधी भी अपना टाइटल त्याग देते हैं। दूसरा, बायकट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो सरकारी शिक्षण संस्थान थे, उनका बायकट कर दिया जाता है, उनका विरोध कर दिया जाता है कि वहां पे हम नहीं जाएंगे। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो स्थानीय अपने विद्यालय हैं वो खोले जाते हैं। यहाँ पे आप विद्यार्थियों ये देखिए कि इन शिक्षण संस्थानों का विरोध हो रहा है और ये खुल रहे हैं, तो ये हमारा सकारात्मक प्रभाव है। ये आगे के लिए भी बहुत बड़ी चीज है कि जो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े थे, उसमें आपको आएगा कि नेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल रहे थे, स्थानीय खुल रहे थे। अदालतों का बहिष्कार कर दिया गया था। अब अदालतों का बहिष्कार के बाद जो फॉरेन क्लॉथ थे, विदेशी कपड़े थे, क्योंकि विदेशी कपड़े की बात आप करते हैं तो उस समय आप देखेंगे कि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति चल रही थी और वो
भारत से कच्चा माल लेके जाते थे और अपना बना हुआ माल यहाँ पे बेचते थे, तो सारे मार्केट पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था। नतीजा क्या हुआ कि भारत का जो उद्योग था, चाहे कुटीर उद्योग हो या स्थानीय उद्योग हो, वो खत्म हो रहा था। तो गांधी जी ने ये भी नारा दिया था, जो इससे गांधी जी से पहले जो स्वदेशी आंदोलन भी चलता है, तो उस स्वदेशी आंदोलन में भी अपनी चीजों की बात कही थी। और सबसे पहले तो जो आर्य समाज के प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने स्वदेशी की बात कही थी। तो ये खादी के ऊपर प्रचार किया गया। जब खादी का प्रचार हुआ तो उससे विदेश का कपड़ा खरीदने के लिए मनाही की गई, और जो दुकानें थी जो विदेशी कपड़ा बेचती थी उनके ऊपर धरने भी दिए गए। नतीजा क्या हुआ कि इससे डबल चीज आ रही थी, एक तो लोग एकत्र हो रहे थे, और दूसरा जो अंग्रेजों का कपड़ा था, जो इंग्लैंड से आया हुआ कपड़ा था, जब वो लोग नहीं खरीदेंगे तो उनको आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा। यहाँ विद्यार्थियों, आपको एक चीज मैं इस पिक्चर में दिखाना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी इतने बड़े नेता कैसे बने थे। यहाँ ये चीज देखिए इस पिक्चर के अंदर, एक जब महात्मा गांधी को यहाँ आप पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे, एक वकील थे बहुत बड़े, और ये पहले अफ्रीका में गए थे और वहां पे आंदोलन किया था। उसकी सफलता के बाद वो भारत में आए थे, और भारत में आने के बाद जब उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया, तो भारत भ्रमण करने के बाद उन्होंने भारत की स्थिति देखी, और ये जो गांधी जी की फोटो है, इस व्यक्ति ने, मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, इस ये इन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए और केवल एक लंगोटी में रहे। इनका मानना था कि जब तक मैं आंदोलन करूंगा और मैं गरीब के साथ गरीब नहीं बन के रहूंगा, जैसा मेरा देश है, मैं कोई आंदोलन नहीं कर सकता। देखिए विद्यार्थियों, कि इतने पढ़े हुए व्यक्ति ने, जो बैरिस्टर व्यक्ति था, इन्होंने अपने कपड़े त्याग दिए और केवल पूरे समय, पूरी जिंदगी एक लुंगी में रहे। क्यों? क्योंकि ये भारतीयों में भारतीय बनकर ही ये करना, अपना आंदोलन चलाना चाहते थे, इसलिए गांधी नेता बने थे। तीसरी चीज इसमें आती है कि जो खादी की हमने बात कही, कलेक्शन ऑफ फंड्स एंड इंक्रीज ऑफ मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की जब मेंबरशिप बढ़ाने की बात कही कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ आएंगे, तो ही आंदोलन बड़ा होगा। इसलिए उन्होंने फंड भी एकत्र करने के ऊपर ध्यान दिया कि पैसा भी एकत्र किया जाए और मेंबरशिप भी की जाए। यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब आप पढ़ेंगे अपनी पुस्तकों को, तो कोई ढंग की पुस्तक पढ़ना विद्यार्थियों, और ढंग की पुस्तक पढ़ोगे और आपको कई गलत फहमियां हैं वो दूर होंगी। आपको ये बताने में मेरे को अच्छा लग रहा है कि आपको बता दूं, महात्मा गांधी सर्वमान्य नेता थे कांग्रेस के, और पूरे आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से ही सारा का सारे प्रभावित थे। लेकिन विद्यार्थियों, महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्यों नहीं सदस्य बने वो, क्या कारण था? तो वो सदस्य बनने पर भी मैं आपको यहाँ लेके जाता हूँ। फिर गांधी जी ने ये कहा था कि मैं भारतीय बनकर रहूंगा, और इन्होंने कहा कि जो जो कांग्रेस की फीस है, चाहे वो 2 आना है या 3 आना है, जब मेरे देश के लोग ही गरीब हैं, उनके पास इतना पैसा है, तो मेरे पास भी पैसा नहीं है। और गांधी जी ने पैसा नहीं दिया और वो कांग्रेस के मेंबर नहीं बने। और एक बात इंपॉर्टेंट आपको महात्मा गांधी के विषय में बताता हूँ कि जब महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी, उनकी हत्या के बाद संपूर्ण देश निराश हो गया था। तो उस निराशा के बाद जब देखा गया कि महात्मा गांधी के बारे में जाना जाए कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी थी, क्या क्या व्यवस्था थी, तो महात्मा गांधी के पास प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं मिली। उनका साबरमती आश्रम था, वो भी दान में मिला हुआ था। फिर चेक किया गया कि महात्मा गांधी के पास पैसे कितने थे, तो विद्यार्थियों, जब चेक किया गया सारे हिंदुस्तान के अंदर, तो ये पता चला कि महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी या मोहनदास गांधी, उनके नाम से भारत के किसी भी बैंक में कोई खाता ही नहीं। विदेशों में तो दूर की बात है, भारत में ही कोई खाता नहीं था। तो आप लगाइए वो व्यक्ति कितना महान था, जिसके पास एक पैसा भी नहीं था, और जो रह रहा था तो वो दान की चीज पे रह रहा था। ये महात्मा गांधी जैसे नेता थे। फिर हम इसमें पढ़ते हैं विद्यार्थियों, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। उन्होंने बड़े जो कोर्ट थे उनका उनका तो बगावत कर दी और पंचायतों के निर्माण पे जोर दिया, क्योंकि पंचायतों के निर्माण से आम आदमी उसके साथ जुड़ता है। फिर आता है रेजोल्यूशन रिगार्डिंग रेजिग्नेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एम्प्लॉयज। जो सिविल नौकरी कर रहे थे, जो प्रशासनिक नौकरी कर रहे थे उनका, और दूसरा जो सेना में नौकरी कर रहे थे उनके जो रेजोल्यूशंस पास किया गया कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे। नेक्स्ट इसमें किया गया
प्रिंस ऑफ वेल्स के 1903 के अंदर एक दरबार रखा हुआ था दिल्ली में, तो उस दरबार का भी बायकॉट किया, क्योंकि एक तरफ तो हिंदुस्तान गरीबी से जूझ रहा था, किसानों के पास जो प्राकृतिक आपदाएं आई थी उन आपदाओं से बचने के भी साधन नहीं थे, और दूसरी तरफ लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स का दरबार रख दिया, तो कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी सामने आई, हिंदू मुस्लिम एकता आई आगे। और फिर बायकॉट ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस की बात कहाँ आती है कि जब 1919 का एक्ट लागू किया था, तो उसके अंदर जो प्रावधान किया गया था, उस प्रावधान के दौरान जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, और कांग्रेस के बहिष्कार करने से चीज सामने आई कि कांग्रेस अंग्रेज का विरोध कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो एक दमन की नीति अपनाई थी अंग्रेज सरकार ने, वो दमन की नीति भी इस आंदोलन के कार्यक्रम का एक हिस्सा थी। फिर आता है कंट्री वाइड टूर ऑफ लीडर्स एंड पब्लिक सपोर्ट। जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने देश भर की यात्राएं की और जन समर्थन हासिल किया। ये सभी लोग अलग अलग स्थानों पर जा रहे थे। फिर आएगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर समर्थन लिया गया कि हाँ ये आंदोलन किया जाए। लेकिन तभी विद्यार्थियों एक और घटना होती है। 5 फरवरी 1922 को जब ये घटना हो रही थी, तो चौरी चौरा एक जगह है जो वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है उसका जिला गोरखपुर है, वहां पे, और वहां पे जो भीड़ थी, उस भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 सिपाही या सैनिक थे, 22 सिपाही थे जो पुलिस के व्यक्ति थे। वो उस थाने के अंदर जब आग लगाई, तो उसी के अंदर वो जलकर मर गए। उनके जल के मरने की जब बात गांधी जी को पता चली, तो बड़े निराश हुए, और गांधी जी ने इसी बात के ऊपर कि जो हिंसा हुई, गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। और वापस लेने का नतीजा क्या हुआ, इसकी हर जगह पे लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई, और कि 22 लोगों की मृत्यु के कारण, 22 लोगों के जो वहां पे डेथ हो गई थी, उसके कारण गांधी जी ने एक पूरा आंदोलन ही समाप्त कर दिया। ये चीज जब आगे आती है, तो ये डिबेट की चीज होती है विद्यार्थियों, और डिबेट हम इसमें आगे करेंगे। मैं आपको आगे और भी चीजें बताऊंगा कि ये गांधी जी ने गलत किया था, ये सही किया था, इतिहासकार इसके ऊपर क्या तर्क देते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद्यार्थियों, यहाँ पे गांधी जी जब इसको वापस ले लेते हैं, 12 फरवरी 1922 को समाप्त हो जाता है। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, वाज द नेशनल, यहाँ प्रश्न उठता है हमारे ऊपर, वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेलियर? क्या ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जो असहयोग आंदोलन था, ये असफल रहा? ये एक डिबेट बनती है विद्यार्थियों कि हम इसको क्या मानते हैं कि ये असफल रहा होगा। इस पे अलग अलग इतिहासकारों के और विचारकों के अलग अलग प्रश्न सामने आते हैं कि वो इस विषय में क्या कहते हैं कि ये आंदोलन असफल था या नहीं था। दूसरी चीज हमारे पास आती है इसमें कि रिएक्शन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट। ये जो मूवमेंट हुआ था, इसको जब समाप्त किया जाता है, तो अलग अलग लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जिनमें मोतीलाल नेहरू भी हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, और सी आर दास भी हैं। तो सी आर दास जैसे लोग थे, चित्तरंजन दास वगैरह, वो इसके विरोध करते हैं, और उसके विरोध स्वरूप ही वो कांग्रेस के अंदर एक स्वराज पार्टी बना लेते हैं, और वो कहते हैं कि स्वराज पार्टी बनाकर हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे और ये चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस इसका बहिष्कार करती है। तो इस क्रिटिसिज्म के अंदर आते हैं कि हम क्या चीज आई इससे, हमें नकारात्मकता क्या चीज मिली, इसकी असेसमेंट क्या है हमारे पास। तो विद्यार्थियों, हम स्वराज नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि आप अगर मेरा साथ देंगे तो हम 1 साल के अंदर ही स्वराज ले लेंगे। वो स्वराज हमें नहीं मिला। दूसरी चीज आती है ब्लंडर टू एसोसिएट खिलाफत विद द नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ खिलाफत को जोड़ना, एक इतिहासकार बताते हैं कि गलती थी, क्योंकि जब उनके तुर्की के शासक के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो मुसलमानों ने इस आंदोलन में मदद करना कम कर दिया या मदद करना छोड़ दिया, जिससे आंदोलन असफल हुआ। ये हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इतिहासकार अपना 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 व्यूज देते हैं। फिर तीसरी चीज आती है अनसक्सेसफुल पॉलिसी ऑफ बाइकट। जो हम गांधी जी ने बाइकट की बात कही थी, वो एक अनसक्सेसफुल चीज थी, वो असफल हुई। वो प्रयोग जो गांधी जी ने किया था, वो असफल रहा। फिर हमारे पास चीज आती है विद्यार्थियों कि इस असहयोग आंदोलन का सिग्निफिकेंस क्या था, इसकी महत्ता क्या थी, इसका योगदान क्या था। तो मैं ये बता के आपको और भी 2-3 बातें बताऊंगा जो इस टॉपिक के बाद है। नंबर 1, इसके अंदर हमारी बात आती है
कि स्वराज बिकम्स द गोल ऑफ द नेशनलिस्ट। हालांकि यह आंदोलन असफल रहा और महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसके लिए स्वराज एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। नंबर 2, नेशनल मूवमेंट बिकम्स मास मूवमेंट। जो ये राष्ट्रीय आंदोलन था, उसने जन आंदोलन का रूप ले लिया था, सारे लोग इसके अंदर शामिल हुए थे। ये इसका परिणाम भी बता सकते हो आप, इसकी महत्ता भी बता सकते हो। इमरजेंस ऑफ कांग्रेस एज ए पॉपुलर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस ही एक ऐसा दल बना था जो सभी के अंदर लोकप्रिय था। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल यूनिटी, और इसी आंदोलन के बाद राष्ट्रीय एकता की पहचान भी हुई थी और लोग जुड़े थे। और पॉपुलैरिटी ऑफ स्वदेशी गुड्स, जो स्वदेशी जो हमारे देश में बनी हुई चीजें थी, उनकी ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई थी, लोगों में ज्यादा चर्चा हुई थी। डेवलपमेंट ऑफ नेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मैंने पहले भी बताया था कि जो स्थानीय शिक्षण संस्थान बन रहे थे, वो भी एक इसका अच्छा परिणाम था। एनकरेजमेंट टू नॉन वायलेंट मूवमेंट्स इन वेरियस प्रोविंसेस, बहुत से प्रांतों के अंदर इसके बाद भी जो आंदोलन हुए या इस दौरान जो आंदोलन हुए, तो एक नॉन वायलेंट, एक अहिंसक आंदोलन हुए। यहाँ गांधी जी ने अहिंसा के कारण ये वापस लिया था। और एक और पॉइंट जो इसके अंदर बनता है वो है कि स्वराज पार्टी का गठन हो गया था, वो भी इसी का परिणाम था जो असहयोग आंदोलन हुआ था। फिर इसी में और चीजें आती हैं विद्यार्थियों हमारे पास। इंडियंस बिकम फियरलेस। इस आंदोलन के बाद जो भारतीय थे, उनका अंग्रेजों के प्रति जो डर था, वो डर दूर हो गया था। सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट वाज द नेशनल इंटरेस्ट। ये सस्पेंशन था, ये राष्ट्रीय हित में था। मैं ये बता दूं कि अभी राष्ट्रीय हित में क्यों था, मैं बताऊंगा आपको। इन पॉइंट्स के बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स बिकम पजल्ड, ये भी मैं इसके बाद बताऊंगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैरान रह गई थी कि वो क्या करे। फिर है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हुए थे, सकारात्मक कार्यक्रम शुरू हुए थे, और जो स्वतंत्रता आंदोलन चल गया था, उसको एक नया मोड़ मिला था कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, इतनी बड़ी चीज हुई थी। स्वराज पार्टी का मैंने बताया आपको। और एक भारतीयों के अंदर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अदरवाइज आप देखिए 1857 के आंदोलन के बाद से कोई भी आंदोलन नहीं हुआ था। यहाँ विद्यार्थियों बड़ी चीज यहाँ आती है, मैं आपके पास ये बता रहा हूँ। सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट वाज इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड ब्रिटिश बिकम पजल्ड। जब आप महात्मा गांधी को पढ़ते हैं और इस आंदोलन के विषय में सोचते हैं कि वो वापस ले लिया था, सी.आर. दास और वो अलग हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी अलग हो रहे थे, और तो ये चीजें क्यों हुई, गांधी जी ने क्यों किया। तो विद्यार्थियों यहाँ ये बात आप अपने उत्तर के अंदर लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने ये आंदोलन लंबे समय तक चलाया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमेशा व्यक्ति की जो है साइकोलॉजी, जो मनोवैज्ञानिकता है, वो देखी जाती है। अगर गांधी जी इस आंदोलन को वापस नहीं लेते, तो लोगों के अंदर ये भय कायम हो जाता कि अंग्रेज का डर है और हम उसके आगे कोई आंदोलन नहीं कर पाएंगे। विशेष रूप से इस आंदोलन के जब आप तह के अंदर जाते हैं, डीपली इसके अंदर जाते हैं, तो आपके पास ये चीज आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब ये आंदोलन किया था, तो उनके पास कोई भी नेता नहीं थे। जो नेता थे, जिनके अंदर आप नेहरू को या गांधी जी को या दूसरे नेताओं को मानते हैं, उनको सरकार ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। लोकल लेवल पे या स्थानीय स्तर के ऊपर उसके कोई भी नेता नहीं थे। तो वो जो लोग आंदोलन कर रहे थे, वो डायरेक्शन लेस थे, वो दिशाहीन थे, उन्हें ये नहीं पता था क्या करना है। उन्होंने कहीं मुंह पे तारें काट दी तो तारें काट दी, स्टेशन फूक दिया तो स्टेशन फूक दिया, पटरियां उखाड़ दी तो पटरियां उखाड़ दी, लेकिन उसका कोई एक पूरा नियम नहीं बना था और ना ही उनका नेता था। तीसरी चीज इसमें आप क्या देखेंगे कि अंग्रेज ने अपनी पूरी फोर्स लगा दी थी इस पे। तो गांधी जी ने इस आंदोलन से अंग्रेज को भी सोचने पे मजबूर कर दिया और भारतीयों का उत्साहवर्धन भी किया कि जब आंदोलन अपने आप ही वैसे तो समाप्त हो चुका था, लेकिन जब गांधी जी कहते हैं कि मैं हिंसा हुई है चोरा चोरी में, इस वजह से वापस ले रहा हूं, तो गांधी जी ने ये स्वीकार कर लिया था विद्यार्थियों कि हमारे पास पूरे संसाधन नहीं है और हम लड़ाई लड़कर, हिंसा करके, गोली चलाकर या आग फैलाकर तोड़फोड़ करके हम अपने संसाधन खराब करेंगे, और हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम अंग्रेज का विरोध कर सकें। इसलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता लिया। और आप आगे के आंदोलनों में देखेंगे महात्मा गांधी
हर समय अपने आंदोलन में बदलते रहते हैं। और दूसरा विद्यार्थियों इसके अंदर क्या हुआ था कि अंग्रेज ने पूरी फोर्स लगा दी थी। उसके बावजूद भी गांधी जी ने कहा है कि मैं आंदोलन वापस ले लूंगा। तो वो अंग्रेज अपने मानसिक तौर पर इतना परेशान हो गया कि उसने सब फौज लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन गांधी के कहने से वापस हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया था, कहाँ कमी रह गई थी? तो अंग्रेज भी भारतीयों को जज करने में असफल रहा था। तो गांधी जी ने उनको भी मजबूर किया कि वो सोचें, अपनी भी मजबूरी दिखाई। और तीसरी चीज उन्होंने करी कि लोगों के अंदर उनकी जो मानसिकता है, उसकी मानसिकता को नकारात्मक नहीं होने दिया, नेगेटिव नहीं होने दिया, उसको पॉजिटिव रखा कि आंदोलन हम वापस ले रहे हैं, इसलिए ये आंदोलन समाप्त हो रहा है। और जो लोग 1857 के बाद आंदोलन से खड़े हुए थे, ये गांधी जी ने स्वीकार किया, उन्होंने माना। और इतिहासकार अपनी टिप्पणी करते हैं कि यदि गांधी जी उस समय आंदोलन वापस नहीं लेते और जो आंदोलन खत्म हो चुका था, तो लोगों के अंदर इतना साहस नहीं होता कि वो अंग्रेज के सामने दोबारा से खड़े होते। और जो हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ है, पता नहीं वो कब आजाद होता और क्या चीजें होती। तो ये विद्यार्थियों आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। और इसके बाद यही ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप गांधी जी को जब पढ़ेंगे या इस आंदोलन को जब पढ़ेंगे, तो सारे एस्पेक्ट अपने साथ रख के पढ़िए, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। और साइकोलॉजिकल तौर पर सारे मुद्दों को जोड़ के लिखिए, तब ये चीज आगे जाएगी, तभी आप आगे इसको पढ़ पाएंगे। अपना चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।